मणिपुर में ज़्यादातर 3 ट्राइब्स के लोग रहते हैं, मैतेई, नागा और कुकी। लेकिन मैतेई ट्राइब्स के लोगों ने अपने कल्चर को बचाया और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से भी अपने आप को बचाया। अब मेन जो राय शुरू हुआ मणिपुर हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन या बोल सकते हैं सजेशन की वजह से। मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया और तकरीबन 62,000 ट्राइबल लोग उस मार्च में शामिल हुए। हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेट मणिपुर अभी बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। आखिर क्यों मणिपुर इतना ख़राब सिचुएशन पे है कि वहाँ के लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है? क्यों मणिपुर में कम्युनिटी राइट्स हो रहे हैं कि वहाँ के ट्राइब्स आपस में ही एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए हैं? आखिर क्यों मणिपुर गवर्नमेंट को शूट एट साइट का ऑर्डर देने की नौबत तक आ गई थी? ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। Why is Manipur burning? Situation in Manipur. Now additional forces were rushed to Manipur. Meanwhile, have escalated in the northeastern state of Manipur in India. Violent clashes broke out at various places in Manipur during the course of a tribal solidarity march. इस प्रॉब्लम की गहराई तक जानने के लिए हमें मणिपुर की थोड़ा हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। मणिपुर में ज़्यादातर 3 ट्राइब्स के लोग रहते हैं, मैतेई, नागा और कुकी। और वहाँ पहले राजतंत्र चलता था, मतलब एक राजा पूरे स्टेट को संभालता था। और वहाँ के लगभग सभी ट्राइब्स के लोग पहले हिंदू हुआ करते थे। लेकिन फिर आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश आते ही मणिपुर में क्रिश्चियनिटी का बहुत प्रचार किया और विलियम पेटिग्रू को मणिपुर में भेजा और मास क्वांटिटी में मणिपुर के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। लेकिन मैतेई ट्राइब्स के लोगों ने अपने कल्चर को बचाया और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से भी अपने आप को बचाया। 1901 में मणिपुर में सिर्फ 0.02% क्रिश्चियन हुआ करते थे, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी 42.29% लोग अभी क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। आप देख ही सकते हैं ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और नॉर्थ ईस्ट के आसाम, त्रिपुरा और सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। 1901 में मेघालय में 6% क्रिश्चियन थे, लेकिन अभी ये बढ़ के 74 से भी ज़्यादा हो गया है। इसी तरह मिज़ोरम में 0 से 87% और नागालैंड में 0 से 88% तक इंक्रीज़ हो गया है। आप देख ही सकते हैं कितना ये डिफरेंस है। लेकिन मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी के लोग अपने धर्म और कल्चर को बहुत हद तक बचाए और क्रिश्चियन मिशनरीज को रेजिस्ट किया। मणिपुर बेसिकली सराउंडेड है हिल एरिया से। सिर्फ 10% वैली है और पूरा पॉपुलेशन का 53% लोग जो मैतेई कम्युनिटी से हैं वो उस वैली में रहते हैं। बाकी के लोग ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जो 53% मैतेई ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा डेवलप है बाकी ट्राइब्स के हिसाब से और पार्लियामेंट में 60 में से 40 सीट उनके हैं। मणिपुर में एक अजीब सा लैंड एक्ट है जिसके हिसाब से अगर हिल एरिया में रहने वाले लोग चाहे तो वैली में आके वो लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन वैली में रहने वाले मैतेई ट्राइब्स के लोग हिल एरिया में जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब ये कैसा सिस्टम है भाई? अब मेन जो राय शुरू हुआ मणिपुर हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन या बोल सकते हैं सजेशन की वजह से। कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि मैतेई ट्राइब्स के लोगों को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने के लिए। अब आप सभी को पता ही होगा कि एसटी कास्ट के लोगों को बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, जैसे पार्लियामेंट में कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व रहता है, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जो मेन फ़ायदा है मणिपुर के लोगों के लिए वो है कि वो हिल एरिया में जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। अब मैतेई ट्राइब्स का कहना है कि ये स्टेटस उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए, क्योंकि मणिपुर में कुकी ट्राइब्स का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग म्यांमार से इलीगली मणिपुर में घुसे आ रहे हैं। और अगर मैतेई ट्राइब्स को एसटी स्टेटस ना मिला तो उनको मेजॉरिटी से माइनॉरिटी होने में ज़्यादा देर नहीं होगी। उनका कहना है कि म्यांमार से जितने भी कुकी ट्राइब्स के लोग आ रहे हैं वो कुकी मिलिटेंट ग्रुप में भर्ती हो रहे हैं और मैतेई ट्राइब्स के लोगों को मारने की भी धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैतेई ट्राइब्स के लोगों ने एनआरसी की भी मांग की है ताकि जितने भी इलीगल घुसपैठ हुए हैं बांग्लादेश और म्यांमार से 1951 से पहले उनको वापस भेज दिया जाए। अब ये बात सही है कि म्यांमार के बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप मणिपुर के कुकी ट्राइब्स के लोगों को भड़काते हैं कि वो उनके हक के लिए फ़ाइट करें और वो उनको हथियार भी सप्लाई करते हैं। पर दंगा शुरू होने की एक और भी रीज़न था कि इस साल फरवरी में मणिपुर गवर्नमेंट ने
चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट का के सुंग्याओ नाम का एक कुकी गांव को खाली करवाया, क्योंकि वो जगह चुराचांदपुर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि बहुत सारे इलीगल कुकी लोग जो म्यांमार से आए हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में जाके बस रहे हैं। अब दंगा किसने शुरू किया ये तो पूरा जांच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैतेई ट्राइब का कहना है कि कुकी लोगों ने पहले हमला किया और कुकी ट्राइब का कहना है कि मैतेई लोगों ने हमला पहले किया। लेकिन मुझे क्या समझ में आया वो मैं बता देता हूँ। मणिपुर में कुकी और नागा ट्राइब्स 3 कारणों से नाराज थे। पहला, 20 अप्रैल को दिया गया हाईकोर्ट का सजेशन कि मैतेई ट्राइब्स को एसटी में शामिल किया जाए। दूसरा, मणिपुर गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया को खाली करवाया। तीसरा, 11 अप्रैल को 3 चर्चों को इलीगल करार देके तोड़ दिया। अब उसके बाद का जो एक्शन है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 28 अप्रैल को वहाँ के चीफ मिनिस्टर चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम को इनॉग्रेट करने के लिए आने वाले थे, लेकिन जिम को एक दिन पहले आग लगा दिया गया। इसके बाद 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 लागू हुआ। फिर मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू इम्पोज किया गया। फिर इस कर्फ्यू के बाद मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया और तकरीबन 62,000 ट्राइबल लोग उस मार्च में शामिल हुए। फिर चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच एक रूमर्स फैल गया कि मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने एक कुकी गांव को आग लगा दिया, तो उन्होंने गुस्से में आके आसपास के मैतेई सेटलमेंट में आग लगाना और जलाना शुरू किया। इसके बाद मैतेई और ट्राइबल लोगों के बीच बहुत जगह में क्लैशेस शुरू हुए। देन 4 मई को वायलेंस मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, घर और दुकानें जलने लगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी की मदद मांगी, क्योंकि कहीं एरिया में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। फिर 4 मई को दंगे करने वालों के ऊपर गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया था। मणिपुर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपने घरों को छोड़कर आर्मी के कैंपों में रह रहे थे और इसमें सभी ट्राइब्स के लोग शामिल थे। तकरीबन 17,000 से ज़्यादा घर और धर्म स्थलों को जला दिया गया। 50 से ज़्यादा लोग मारे गए इस दंगे में और 23,000 के ऊपर लोग जख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब एक दंगे से किसी भी स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता है फाइनेंशियली। और मेरा मानना है कि जिसने भी दंगे में भाग लिया हो उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। दंगा करने से किसी भी प्रॉब्लम की ना आज तक समाधान हुआ है और ना आगे होगा। इसी बात पे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।